Okay, good. Thanks. Okay, guys. My name is Saad Naeem. I am right now working as a finance executive in Airtel. I've recently done my bachelor's in public administration from Qaid Azam University, Islamabad, and I'll be doing my MPhil in governance and public policy from National Defense University. Apart from that, I'm a cabinet member of Team Borak from almost 4 years, I guess. So today we'll be starting our session on interview preparation. Let me share my slides and we'll be formally starting then. ओके सो आज का जो हमारी वर्कशॉप है वो जो टॉपिक है दैट इज मास्टरिंग द इंटरव्यू और इंटरव्यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ वेरी बिग some kind of a myth, some kind of a hack to that is to crack. जबकि ऐसा है कुछ नहीं. इंटरव्यू इज बेसिकली जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ और उसको क्रैक करने के लिए एक स्कीम एक फार्मूले से ज्यादा कुछ भी नहीं है. सो टॉकिंग अबाउट मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस प्रेजेंटेशन. सो अबाउट द इंटरव्यू सक्सेस दो चीजें बेसिकली मेन की फैक्टर्स होती हैं. सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन, सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन. तो हम फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद जो एक पूरा प्रोसेस है इंटरव्यू का उसके ऊपर बात करेंगे और व्हाट इज बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके ऊपर बात करेंगे. और ये सारी मतलब प्रोसेस को समझ लिया, कम्युनिकेशन को समझ लिया और इस सब की तैयारी किस तरह करनी है, हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली फॉर द इंटरव्यू, इसके ऊपर बात करेंगे और आखिर में कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले इंटरव्यू को समझेंगे. इंटरव्यू इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर यू हैव टू टॉक टू योर एम्प्लॉयर, मेक हिम बिलीव दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट. और इंटरव्यू की फिर कई सारी फॉर्म्स होती है. आजकल इंटरव्यू कई सारे फॉर्म्स, कई सारे फेजेस, कई सारे स्क्रीनिंग सेशंस के बाद लिए जा रहे होते हैं. समटाइम्स द इंटरव्यूअर हैज एवरी नॉलेज ऑफ यू, योर डिग्रीज, योर स्टैट्स, सारा कुछ उसके पास पड़ा होता है, वो सिर्फ बंदे से मिलना चाह रहा होता है. और लिटरली दैट पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड कि मतलब उसके सामने आपकी सीवी पड़ी है, उसके सामने आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट भी पड़ा होगा, आईक्यू टेस्ट भी पड़ा होगा, सारी चीजें, सारे स्टैट्स, सारी फिगर्स पड़ी होंगी. स्टिल इंटरव्यू क्यों रखा जाता है? इंटरव्यू इसलिए रखा जाता है ताकि फिजिकली मिल के उस बंदे से देखा जाए कि एट द एंड वो बंदा है क्या. बिकॉज एट द एंड कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये वो दो चीजें हैं जिसकी बेस पर डिसीजन लिया जाता है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक बंदे की सीवी स्ट्रांग है तो उसी को जॉब मिली हो. आफ्टर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू की बेस के ऊपर और मेजर डिसीजन इंटरव्यू की बेस के ऊपर होता है कि इंटरव्यू में उस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया, उसकी बेस के ऊपर उस बंदे को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट करने का फैसला किया जाता है. सबसे पहले हम जो इंटरव्यूज की टाइप है उसके ऊपर आते हैं. इंटरव्यूज की टाइप में नंबर वन इज वन वन इंटरव्यू, जिसके अंदर एक बेसिकली आपकी एनजीओ वगैरह में आप मतलब मोस्टली जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो इस तरह का, जो कि कॉर्पोरेट्स अभी फुली डेवलप नहीं हुई, स्मॉल इंटरप्राइजेज है, एनजीओ हैं, वो इस तरह वन टू वन इंटरव्यूज ले रही होती है जिसमें सीईओ मोस्टली खुद ही बैठे होते हैं या एचआर हेड खुद ही बैठे हुए इंटरव्यूज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, पूरे रिक्रूटमेंट फेज को देख रहे होते हैं. अब वन वन इंटरव्यूज या तो आपके पूरे ही फेवर में होते हैं या पूरा ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं. वो कैसे? वो ऐसे कि सिंगल
बंदा बैठा है आपके सामने जिसको आपने प्रेजेंट करना है अपने आप को, जिससे आपने बात करनी है और जिसके आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना है। ऐसा हो सकता है कि जो आगे सामने बंदा बैठा हुआ है वो आपके साथ वाइब को मैच कर जाए और आपके लेवल के ऊपर आके आपसे बातचीत करे। अगर तो उसकी वाइब और आपके जो टॉकिंग पॉइंट्स है वो एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, तब तो आपके लिए फायदा है कि आप उस बंदे को भी समझिए और आपके लिए वो एक बड़ा इजी सिचुएशन बन गई जिसके साथ आप कंफर्टेबली एक टॉक करते रहेंगे और जिसके बाद उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन कंसिडर द ऑपोजिट सिनेरियो कि अगर आप जिस बंदे के साथ बातचीत कर रहे हैं वो टोटली आपसे ऑपोजिट है, तो उस सिनेरियो में वो आपके टोटली इंटरव्यू अगेंस्ट जा सकता है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो टिप है वो ये है कि आपने जो नेगेटिव बंदा होगा वो हमेशा यही कोशिश करेगा, मतलब अगर वो बंदा आपके ऑपोजिट है तो वो हमेशा आपको किसी न किसी नेगेटिव पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश करेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, जनरली थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस कर रहा हूँ कि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव नो मैटर, मतलब आपको जान पूछ के नेगेटिव बात की जाएगी, ताकि अगर आपके अंदर कोई इस तरह की थॉट है, कोई ऐसा पॉइंट है, तो वो प्रोवोक किया जाए और जिसके ऊपर आप इस तरह की बात करें और जो पहले ही उनके सामने खुल के आ जाए। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस, दैट यू हैव टू टॉक पॉजिटिव, यू हैव टू, मतलब जितनी से जितनी नेगेटिव बात की जा रही है somehow you have to take out the positive aspect out of it. सेकेंडली, ये इंटरव्यू जो पैनल इंटरव्यूज होते हैं ये आजकल काफी आप कह लें कि जगह पे प्रैक्टिस फॉलो हो रही होती है, और a series of panel interviews are normally conducted in bigger corporates or multinationals. और आपकी जनरल नॉर्मल कॉर्पोरेट्स में भी अब एक पैनल इंटरव्यू स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं, जो मतलब स्मॉल स्केल कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर भी। और उसके अंदर क्या होता है कि वो डिफरेंट तरह के लोग बैठे हुए होते हैं, उसमें आपका एचआर भी बैठा है, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट भी बैठा है, कुछ न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स भी बैठे हैं। तो यू हैव अ वेरी प्रिटी चांस, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट इंटरव्यू देयर विल बी अ वोट बिटवीन दोज इंटरव्यूअर्स, और उन, अब आपने उस क्या कहते हैं ऑडियंस के अंदर, उस पैनल के अंदर अपने आप को सिर्फ एक बंदे को नहीं मनवाना, और ये भी नहीं है कि आपने सारों को मनवाना है, आपने मेजॉरिटी के ऊपर फोकस करना है और मेजॉरिटी बंदे को अपने आप से मुतफिक करवाना है। यानी कि यू हैव टू मेक श्योर दैट दे एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, दे नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट और दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इसके अंदर लोगों को इससे डर लगता है नॉर्मली, मतलब इंडिविजुअल में वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और पैनल में उनको जरा डर लगता है। जबकि पैनल इंटरव्यू ठीक है, सारी नजरें आपके ऊपर होती हैं, सारा फोकस आपके ऊपर होता है, लेकिन पैनल इंटरव्यूज आर क्वाइट इजी, यू गेट बॉन्ड विद वन पर्सन इवन, और उसकी वजह से आपको एक कंफर्ट लेवल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर वन ऑन वन इंटरव्यू है, उसके अंदर आपको उस बंदे से कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा, तो फिर आप उस तरह काम नहीं होंगे, आप थ्रू आउट द इंटरव्यू एक नर्वस फीलिंग में रहेंगे। और थर्डली, अगर हम एक इंटरव्यू के टाइप को चेक करें, दैट इज अ बिहेवियरल इंटरव्यू। अब बिहेवियरल इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू से थोड़ा फर्क होता है। बिहेवियरल इंटरव्यूज बहुत लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती है, और उन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि जिस बंदे को हम इनटेक कर रहे हैं उसका बिहेवियर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ये बहुत अपने जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जो बड़ी रिजिड होती हैं, जो बड़ी सेंसिटिव होती हैं अपने कल्चर को लेके, तो ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अरेंज करती हैं ये चीजें, क्योंकि दे वांट टू नो कि जो बंदा हमारी टीम में आ रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहा है, वो उस तरह से हमारी चीजों को अडॉप्ट कर पाएगा, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर क्या है और क्या नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यूज जो आपका आईएसएसबी में वो एक टेस्ट होता है जिसमें कोहार्ट में आप जाते हैं और 2-3 दिन स्टे करते हैं, उसमें आपसे कोई रनिंग और उस तरह की चीजें नहीं हो रही होती, कोई टेक्निकल स्किल्स आपकी नहीं टेस्ट हो रही होती। मेन फोकस जो सारे 2 से 3 दिन के अंदर होता है वो ये होता है कि आपको साइकोलॉजिकली बिहेवियर आपका एसेस किया जाए कि आप किस तरह बिहेव करते हैं, आप डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं, ताकि उस सारी एनालिसिस, उस सारी असेसमेंट की बेस के ऊपर एक डिसीजन लिया जा सके। And lastly, this type of interview has been normalized in the recent times. Virtual interview, जिस तरह अभी इस टाइम हम वर्चुअल एक क्लासरूम में बैठे हुए एक सेशन को डिस्कस कर रहे हैं, सिमिलरली इंटरव्यूज भी वर्चुअल होते हैं, और मोस्टली जो आपकी रिमोट जॉब्स होती हैं उनके इंटरव्यूज वर्चुअली होते हैं।
और उसमें पैनल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इंटरव्यूज को मेरा सेग्रीगेट करने का मकसद ये था कि ये थोड़े से डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं। जो आप फिजिकली इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके अंदर तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो उसके अंदर तो आपकी ड्रेसिंग सेंस, हर चीज के नंबर होते हैं, हर चीज एक इंप्रेशन लीव कर रही होती है। लेकिन एक वर्चुअल इंटरव्यू, जिस तरह अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो यू आर जस्ट सीइंग माय फेस, आपको मेरे फेस से ज्यादा मेरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी उतना आइडिया नहीं हो रहा, मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी उतना आइडिया नहीं हो रहा। तो यही चीज अगले, वो एक इम्प्लीकेशन है कि अगला बंदा ना आपकी ड्रेसिंग सेंस को उस तरह से जज कर सकेगा, ना आपकी जो कह लें कि हैंड जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, उसको नहीं जज कर पाएगा। तो हाउ यू विल मेक द इंटरव्यूअर एग्रीड विद यू, वो आप उसको कैसे कंफर्टेबल फील कराएंगे, उसके लिए जो टिप्स और पॉइंट्स हैं मुझे ये कि देखिए, एक तो आपकी जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो उसको थोड़ा प्रोफेशनल फील कराए, आपकी जो लुक होनी चाहिए वो प्रोफेशनल फील कराए। सेकेंडली, इसमें मेन रोल है आपकी वॉइस क्लैरिटी का। इसमें आपको अपनी जो, मतलब आपकी, अगर आपकी नॉर्मल वॉइस टोन स्लो भी है तो इससे जरा आपको डिफरेंट वॉइस टोन में लेके चलना पड़ेगा, और उसके अंदर वॉइस अप एंड डाउन, वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि अगले बंदे को अगर आप अपनी बात कम्युनिकेट करें तो उसको जरा डिफरेंट फील हो नॉर्मल आने वाले कैंडिडेट से, और उसके लिए एक सिमिलर पैटर्न में बात ना चल रही हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें ये कि आपके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डालना हो, क्योंकि आपका जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसका फोकस आपके फेस के ऊपर ही होगा, पूरी बॉडी लैंग्वेज में हो नहीं सकता, और ना आपकी ड्रेसिंग सेंस पे हो सकता है। तो फेस को आपके वाइब्रेंट होना चाहिए कि आपकी फेस, आपकी आईज ये मूव कर रही हो, आपकी एक्सप्रेशन आपकी बातों के साथ साथ, जिस तरह आपकी बातों में अगर अप डाउन अप टोन आ रही है तो आपका फेस भी इस तरह आप पे जाए, और लो टोन आ रही है तो आपका फेस भी उस तरह से सैड एक्सप्रेशन दे, जिससे पता चलेगा अगले बंदे को कि एक वाइब्रेंट एम्प्लॉय है, एक एनर्जेटिक एम्प्लॉय है, जो कि अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, और अगर किसी बंदे से बात करे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ये एक अच्छा इंप्रेशन इस तरह भी डालता है कि देखिए, अगर वो ऑनलाइन मीटिंग के अंदर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इतना एक्सप्रेशन क्रिएट कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब एक फिजिकल वर्क प्लेस होगा तो उसके अंदर वो एक्सप्रेशन क्रिएट कर पाएगा। तो इन दी एंड, व्हाट बेसिकली एम्प्लॉयज आर लुकिंग फॉर इन ऑल दीज टाइप ऑफ इंटरव्यूज इज कि उन्होंने ये देखना है कि यार आपकी, ठीक है, वो कॉम्पिटेंस को देखेंगे, कॉम्पिटेंस के साथ उन्होंने देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी स्किल्स और नॉलेज बेस कैसी है, बेसिकली आपका कल्चरल फिट आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं, कि बेसिकली अगर आपको जो उनके कल्चरल है, उनकी कल्चर फ्लेक्सिबल है, थोड़ा रिजिड है, कैसा है, उनकी जो वैल्यूज है, उनके जो कोर्स है, उनके मिशन है, उसके साथ अलाइन करते भी हैं या नहीं अलाइन करते। तो ये बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है, इनको आप, ये आपका एक बेसिकली होल इंटरव्यू प्रोसेस है, एक इंटरव्यू का लैंडस्केप है। अब मेन कोर फोकस आपका आ जाता है प्रिपरेशन के ऊपर। दिस इज समथिंग we do not care about in our culture। हम यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के ऊपर बिल्कुल भी, आप कह लें कि ध्यान नहीं देते, जबकि अगर इंटरव्यू की थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया जाए, उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उसकी चीजों को देखा जाए, उसको समझा जाए, तो इंटरव्यू कैन बी क्रैक्ड वेरी इजीली। देखिए, इंटरव्यू की, और इंटरव्यू को आपने थोड़ा सा प्रिपेयर किया होगा तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, आपकी जो नर्वसनेस की फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिकली काम डाउन हो चुकी होंगी, क्योंकि आपको पता होगा डिफरेंट चीजों के बारे में। अब सबसे पहले जब आप जिस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू नीड टू नो कि उनका थोड़ा बहुत कल्चर कैसा है, वो किस तरह इंटरव्यू लेते हैं। इसके लिए आप जिस कंपनी के अंदर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसको जरा गूगल के ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, उनका लिंक्डइन पेज देख सकते हैं, उनकी डिफरेंट हॉबीज, मतलब कि आप, अगर आप लिंक्डइन के पेज के ऊपर चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह के इवेंट्स करा रही है, अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरह एंगेज कर रही है, अपने कस्टमर के साथ किस तरह एंगेज कर रही है, क्या सर्विसेज दे रही है, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाए, इस तरह की चीजें, ताकि आपको आइडिया होता जाए, आपको पता चल जाए कि बेसिकली व्हाट इज द कंपनीज वैल्यू, व्हाट इज द कंपनीज ऑफरिंग, दैट
अगर आपके पास उधर बैठ के वो आपसे कंपनी के बारे में कुछ पूछते हैं या कंपनी के रिगार्डिंग कोई बात करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप उसके अंदर कंपनी की वैल्यूज, कंपनी के कोर, कंपनी के मिशन को समहाउ इनकॉर्पोरेट कर सकें। जब आप इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंप्रेशन जाएगा आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। उसको पता चलेगा कि यार ये बंदा जो है वो तैयारी करके आया, वो पढ़ के आया है कि हमारी कोर वैल्यूज क्या है, हमारे मिशन क्या है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता चल रही तो आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं। आपका कोई कलीग है, कोई मतलब आपका कोई क्लास फेलो था जो अभी वहाँ काम कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड था। स्टिल अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं, मैं आपको बड़ा एक हैक बताता हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाए, उस कंपनी का लिखें। कंपनी का जब आप नाम लिखेंगे तो आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो यू विल गेट टू नो हु वर्क्स देयर। somehow जनरली आ जाता है और टैगलाइंस में आ रहा था, तो आप दो चार के साथ आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। तो जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें। जब आप उनको मैसेज ड्रॉप करके उनसे जनरली पूछ सकते हैं कि यार आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ना भी बताएं तो आप उनसे पूछ लें जनरली कि कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी की वैल्यूज कैसी है। और इंटरव्यू अगर होता है तो somehow what will be asked, क्या होगा और कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं इजीली। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड वर्क प्लेस इस तरह के चीजों को अकोमोडेट करने के लिए। और इससे एक और चीज भी हो जाती है कि आपको वर्क प्लेस का, उसके कल्चर का पहले से आइडिया हो जाता है। सो यू विल गेट टू नो कि अगर वो जो वर्क प्लेस है, वो जो चीजें वो बंदा बता रहा है, वो आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। ये पॉइंट भी वहां से आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चला जाता है। सेकेंडली, आप जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं कि जब आपने जॉब अप्लाई किया उसकी आप मार्केट प्लेस का एनालिसिस कर सकते हैं कि यार मार्केट में अगर इस तरह की जॉब आ रही है तो उसकी क्या जेडी है। मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया उन्होंने क्या जेडी मेंशन की थी, एक पॉइंट। अगर तो उन्होंने इस तरह, आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी जॉब की जेडी क्या है और उसके बारे में है, तो फिर आप उसकी क्वेश्चन और टॉकिंग पॉइंट्स बना लें कि यार मैंने क्या करना होगा, मैंने क्या टाइमिंग आवर्स होंगी, मेरे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब मेरे काम क्या होगा, किसको मतलब क्या हायरार्की हो सकती है, मतलब इस तरह के डिफरेंट टॉकिंग पॉइंट्स बना लें ताकि उनको भी पता चले कि यू आर जस्ट नॉट डेस्परेट फॉर अ जॉब, यू आर इंटरेस्टेड इन द रोल। यू नीड टू नो कि आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और उसके अंदर क्या पर्क्स एंड क्या बेनिफिट्स होंगे। इट्स वेरी ओके। मतलब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी यही है कि आप क्वेश्चंस पूछिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन हुआ है और उसके एट द एंड आप उस उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस विल शो देम दैट यू आर एन एंगेजिंग पर्सन जो एक्टिवली सोच रहा है, और ये नहीं कि वो सिर्फ स्टिल होके हमारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। आप उनसे जॉब के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनसे कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनके रोल के बारे में पूछ सकते हैं। जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे तो दे विल नो कि यार द पर्सन गिविंग दिस इंटरव्यू इज आल्सो इंटरेस्टेड। वो और फिर आपको मतलब ये ऑटोमेटिकली जो आपकी इंटरव्यू की कन्वर्सेशन है ये इंगेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। द मोमेंट इट गेट्स engaging and engaging, द मोमेंट यू गेट मोर कंफर्टेबल, और ये एक अच्छे टोन में और लाइटली टोन में, और आपका इंप्रेशन अच्छे से अच्छा होता जाएगा। उसके बाद लास्टली आप इंडस्ट्री ट्रेंड और इनसाइट्स को स्टडी करें ताकि आपको पता हो। फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू में चल रहा है और आपके मार्केट आइडियाज और क्रिएटिविटी पे बात हो जाती है, तो आप उस इंडस्ट्री को अगर स्टडी करके गए हुए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड, जब नेशन वाइड क्या चीजें चल रही है, क्या नए ट्रेंड्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं, और उस तरह की चीजों के ऊपर आप आइडियाज पिच इन कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। तो ये डिफरेंट प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी स्टडी अगर आप एक दिन पहले करते हैं, दो दिन पहले करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ टॉकिंग पॉइंट्स बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बड़ा बूस्ट करेंगे और आपका जो नर्वसनेस है उसको कम करेंगे। तो द मोमेंट यू विल बी एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, आपको पता होगा मैं बड़ा काम हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी प्रिपरेशन करके आया हूँ, मेरे पास टॉपिक पॉइंट्स भी है, मेरे पास क्वेश्चंस भी है, तो यू विल बी इन अ वेरी बेटर स्टेज गोइंग फ्रॉम गोइंग एन इंटरव्यू अनप्रिपेयर्ड। सो अगर हम नेक्स्ट चीज पे पूछे, अब प्रिपरेशन का एक और पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि अगर अब आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन की क्या प्रिपरेशन है। सबसे पहले तो वो मतलब नॉर्मली आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपसे सीवी मंगवाई जाती है। तो आपकी जो सीवी है, या अगर आपने इनिशियली भी दी है उस जगह पे, पहले मंगवाई गई है, तो आपने वो सीवी अपने आप को
रैंडमली क्या हो रहा होता है कि हम यहाँ पे हजारों जॉब्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, और जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम एक ही सीवी का एक ही फॉर्मेट उठा के हर जगह अप्लाई करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। वी आर नॉट बॉदरिंग कि यार सीवी के अंदर जो एक प्रोफाइल की टैगलाइन होती है, उस प्रोफाइल टैगलाइन को अकॉर्डिंग टू द रोल, अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा अमेंड करते जाए, बिकॉज दैट अमेंडमेंट विल बी वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि एम्प्लॉयर वहीं से देखेगा कि यार इसने अपनी स्किल्स को, टैलेंट्स को मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से मोल्ड किया। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि देखिए आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, आपने एम्प्लॉयर को ये बताना है कि मेरी ये स्किल आपकी ये काम आ सकती है। कि मतलब अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस मांगा हुआ है, तो मैंने अगर एक्सेल का कोर्स किया हुआ है तो मैं एक्सेल का कोर्स यूज करते हुए आपके डाटा को इंटरप्रेट कर सकता हूँ, और डाटा को इंटरप्रेट करते हुए बेस्ड ऑन माय डिग्री, माय एक्सपीरियंस, मैं आपके डाटा को इस तरह एनालिसिस करके दे सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग यू विल बी टेलरिंग योर सीवी। आपने उस सीवी के अंदर अपनी स्किल्स को, अपनी प्रोफाइल को इस तरह टेलर करके जॉब डिस्क्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली करना है। जब आप अपनी सीवी को इस तरह टेलर करके, अपने कवर लेटर को इस तरह टेलर करके अप्लाई करेंगे, अपनी सीवीज ड्रॉप करेंगे, तो ही जाके आपको एक फ्रूटफुल और रेजोनेटिंग रिजल्ट्स मौजूद हो मिलेंगे। Moving towards the STAR method. STAR method is a very important method in acing the interviews. STAR method is basically situation, task, action and result. अब ये बेसिकली एक किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक मेथड बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया एंड यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको आप जनरली हवा में ना उड़ाएं, उसको आप बस जनरली यूं दो तीन बातें करके खत्म ना कर दें, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के ऊपर, वो इंटरव्यूअर के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर है, वो इंप्रेशन छोड़ के जाए, तो यू नीड टू क्रिएट अ सिचुएशन। यार आपने एक सिचुएशन बनाई, उसका टास्क असाइन किया, और उसके बाद आपने एक एक्शन परफॉर्म किया जिसमें आप प्राइमरी रोल अदा कर रहे थे, और उसके बाद आपने रिजल्ट अचीव किए जिसकी एट द एंड आउटपुट क्या निकली कि योर टास्क, योर स्किल्स आर बीइंग वैल्यूड। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट टफ टाइम यू हैव फेस्ड, ठीक है, तो नॉर्मली इसमें लोग फैमिली का कोई टफ टाइम बता देते हैं, या कोई मतलब इस तरह के मुश्किल वक्त आता जाता रहता है, ये अप्स एंड डाउन। अब नाउ यूज स्टार मेथड इन दिस क्वेश्चन, कि मतलब आई बी, मतलब कि अगर आपसे इंटरव्यू ये पूछता है कि यार व्हाट वाज द मोस्ट टफ टाइम यू हैंडल्ड, यू फेस्ड, इस तरह करके, तो उस सिनेरियो के अंदर आप उस वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट करें। सिचुएशन आपने क्या क्रिएट की कि जस्ट कि हमें 2 दिन पहले पता चला कि हमने यार परसों एक इवेंट कराना है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनिस्टर आ रहा है, और उसको इस तरह इवेंट अरेंज करके देना है। अब टास्क क्या था, अब आपने टास्क में ब्रेक डाउन किया कि अच्छा इस तरह एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, उसके लिए वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, स्पीकर्स रिक्वायर्ड होंगे, व्हाटसोएवर। और फॉर एग्जांपल समर वेकेशन चल रहा है, समर हॉलीडेज चल रहे हैं, तो यू डू नॉट हैव द वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो आप वॉलंटियर्स कहाँ से अरेंज करेंगे? नाउ यू नीड टू टेक एक्शंस। फिर आप अपने आप को वहां पे एक प्राइमरी रोल के तौर पे पेश करेंगे, और आप वहां पे ये चीज कहेंगे कि आई स्टूड अप देयर, आई यूज माय कनेक्शंस। मैंने जो लोग इंटर्नशिप्स कर रहे थे और जो लोकल थे, जो इस्लामाबाद मंडी में रह रहे थे, उनको रीच आउट किया, उनको बताया, उनको बुलाया, और उनको बुला के उनकी चीजों को एक दिन पहले वहीं पे बुलाया, सारी टीम की मीटिंग की, वहां पे चीजों को असाइन किया। ऑल्दो हमारी जो टास्क फोर्स थी वो कम थी, बट वी डिवाइडेड थिंग्स, वी मेड स्ट्रैटेजीज सो वेल कि हमारा जो इवेंट था वो एक बड़ा सक्सेसफुली प्लान गया, और बिल्कुल वी डिडंट फील कि वी वर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये अगर आप एक चीज देखें, आपने एक क्वेश्चन को बड़ा सक्सेसफुली स्टार मेथड को यूज करते हुए टैकल किया। हमने सिचुएशन बनाई,
टास्क को ब्रेक डाउन किया, एक्शन परफॉर्म किया और एट द एंड रिजल्ट अचीव किया कि आपने वो इवेंट सक्सेसफुली कराया और एट द एंड यू वर द हीरो, यू वर द प्राइमरी रोल, जिसकी बात आपको पता चला कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल है, आपके पास ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, जो आपके इंटरव्यूअर को सिर्फ आपकी एक सिचुएशन टास्क और एक क्वेश्चन आंसर करने से ये 5-6 आपकी जो खसूसियात हैं, जो आपके 5-6 फीचर्स हैं वो पता चल गए। तो दिस इज समथिंग कि आपको मतलब ये ऑटोमेटिकली, मतलब अगर वो 5-6 सवाल एक ही ट्रेड से रिगार्डिंग पूछता, दो चीजें पता चलती जो आपने एक ही सवाल में आंसर कर दी। सिमिलरली आप उसके साथ इंगेजिंग क्वेश्चन में इंगेज उसको करें कि फॉर एग्जांपल कि आपने जब आंसर दिया तो एट द एंड उसके अंदर कोई आपने एक पॉइंट छोड़ दिया जिसको आपने थोड़ा सा अनएड्रेस छोड़ दिया। जब आपने उसको अनएड्रेस छोड़ा तो इंटरव्यू के जो इंटरव्यूअर है उसके जहन के अंदर एक क्यूरोसिटी आपने छोड़ दी। जब वो क्यूरोसिटी को फिर वो आप कह लें कि उसको फॉलो करेगा तो वो एक क्वेश्चन करेगा, दूसरा क्वेश्चन करेगा, तीसरा क्वेश्चन करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपको मौका मिलेगा कि आप ज्यादा बोलें, आपको मौका मिलेगा कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा बोले, आप अपने जो पैनल है, आप जो इंटरव्यूअर है उसको अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके। एंड दैट इज योर पॉइंट। बेसिकली आपने इंटरव्यू के अंदर ज्यादा बोलने का मौका चाहिए आपको, जिसके अंदर आप इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बता सकें कि मैं ऐसा हूँ। अ वेरी मिनिमल टाइम कैन नॉट प्रोवाइड यू दिस चांस। ठीक है, जितना टाइम आप ज्यादा कंज्यूम उनका करेंगे, और टाइम कंज्यूम करने का मेरा ये मुराद हरगिज नहीं है कि आप फजूल में टाइम अपनी बातें लंबी करते जाए, बिकॉज दैट विल गिव अ बैड इंप्रेशन। आपने रहना क्रक्स के ऊपर है, करेक्ट, टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हुए, लेकिन उसके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी के एलिमेंट छोड़ते रहे ताकि आपके इंटरव्यूअर्स के अंदर क्यूरियोसिटी रहे जिसको वो एक्सप्लोर करते रहे। सो दिस विल बी योर पर्सनल प्रिपरेशन। उसके बाद अब आ जाएगी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन कि अब आपने ये वो चीजें हैं जो आप बोलेंगे नहीं, जो आपके अंदर है, मतलब आपकी स्किल्स नहीं है, जो आपने डिग्री नहीं की, बट दीज विल बी क्रिएटिंग अ मेजर इंप्रेशन। जैसे कि ड्रेसिंग, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कैसा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां का जब आपने कल्चर के बारे में रिसर्च किया होगा तो मोस्टली इट इज वेरी गुड कि आप जगह पे फॉर्मल, बिकॉज फॉर्मल अटायर नेवर गोज रॉन्ग। ठीक है, तो फॉर्मल के अंदर जाएं क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज गिवन बाय अ फॉर्मल इंटरव्यू और फॉर्मल ड्रेसिंग। ठीक है, तो आज जितनी आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, जितनी आपकी ड्रेसिंग अपीलिंग होगी कि दूर से देख के आपको एक बड़ी प्लेजेंट वाइब आएगी, तो उतना ऑटोमेटिकली आपके इंटरव्यूज आपसे इम्प्रेस्ड होंगे और इनिशियली वो आपके ऊपर बड़े सॉफ्ट रहेंगे और इनिशियली एक माइंड उनका डेवलप हो चुका होगा। तो ड्रेसिंग के ऊपर जाते हुए टाइम स्पेंड करें, ये नहीं कि बस अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप उठते हुए चले जाए और डू नॉट केयर कि बस जी मैंने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के लिए आपने सारे प्री रिक्विजिट्स पे चेक भी करना है। उसके बाद टाइमिंग का ख्याल रखें कि यू नीड टू बी ऑन टाइम, आप जल्दी पहुंचे, आप थोड़ा सा अर्ली पहुंचे ताकि यू गो देयर। आप एक ट्रैफिक के मॉल से आए, आप रश से आए, आप फॉर एग्जांपल ड्राइव करके आए हैं, तो अगर आप जल्दी पहुंच गए हैं तो आप वहां बैठेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रश से आए हैं, गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, बाइक पे आए हैं, आपको वो चीज है, बाइक गर्मी थी जो आप नॉर्मली नहीं हुए, आप एंटर हुए, आप लेट थे, फौरन ही आपको रिसेप्शनिस्ट ने कहा या आपके इस रूम में इंटरव्यू था, आपका टाइम है, यू कैन गो इन नाउ। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उस रश से उठ के सीधा आप इंटरव्यू देने चले गए, तो आपके माइंड में अभी तक रश वगैरह वो सब कुछ चल रहा है, आप काम डाउन ही नहीं हुए, आप रिलैक्स ही नहीं हुए, आपके जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चन थे आपने उसको तसल्ली से सुना ही नहीं, उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाए, तो यहीं पे आपकी चीजें काफी खराब हो जाएंगी। सो यू नीड टू बी ऑन टाइम। जो अगली दो चीजें वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है कि बेसिकली एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके से कोई मांगे गए तो आप उसको लाजमी पूरा करें, बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए तो इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालेगा। तो आप अपने टाइमली प्रेजेंटेबल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लेकर आए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए। सिमिलरली अगर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो आपकी टेक्नोलॉजी चेक होनी चाहिए, आपका इंटरनेट होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ बैकअप इंटरनेट, यू नीड टू हैव बैकअप बैटरी पावर। या सामा कुछ हो जाता है, पाकिस्तान है, आपका इंटरनेट कभी भी डाउन हो सकता है, आपकी बिजली कभी भी डाउन हो सकती है, सो यू नीड टू हैव बैकअप इनफ कि आप एक इंटरव्यू को पास कर सके।
और आपको पहले से पता हो कहाँ पे प्लेटफॉर्म हो। ये ना हो कि जब इंटरव्यू का टाइम हो तो यू गेट लिंक पे आप क्लिक करें तो वो जूम की एप्लीकेशन आपकी अभी डाउनलोड हो रही है, या गूगल मीट का लिंक आपका साइन इन ही नहीं हुआ तो आप गूगल मीट पे साइन इन कर रहे हैं। सो ये मतलब फिर उसको आपको वो लेट करेगा, फिर आप टेंस होंगे, तो फिर आप जब इंटरव्यू के अंदर इंटर हो रहे होंगे तो जरा आप कम्प्लेक्स स्टेज के अंदर इंटर हो रहे होंगे। देखिए आई हैव अ क्वेश्चन इन द ऑडियो जो यहीं से कहते हैं कि गर्ल्स की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। देखिए गर्ल्स की ड्रेसिंग सेंस दो तीन चीजों के ऊपर हो सकती है। एक तो आप सबसे पहले कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अगर तो आप अपना नॉर्मल देसी ईस्टर्न करके आप कैरी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप कोई भी अच्छी प्रेजेंटेबल शलवार कमीज पहन सकती है जिसके अंदर लाइट कलर्स हो, क्योंकि ज्यादा डार्क कलर्स डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। लाइट कलर्स को प्रेफर करें। जब आप लाइट कलर्स को प्रेफर करेंगी और उसके अंदर आपने चेक, उसके अंदर आपने ये चीज बड़ी मेक श्योर करनी है कि आपकी जो ड्रेसिंग हो वो कहीं से भी पार्टी वेयर ना शो कर रही हो। द फॉर्मल ड्रेसिंग का ये सेंस है कि वो प्लेन प्रिंटेड सूट्स हो और अच्छी एक शलवार कमीज टाइप हो, और आपका उसके ऊपर दुपट्टा हो, और उसको मतलब आपकी जो कहीं से भी फैंसी लुक नहीं आनी चाहिए। आपका दुपट्टा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका नेट वगैरह हो, पैचेस वगैरह हो, क्योंकि जहां पे आपकी फैंसी लुक आएगी ये आपका रॉन्ग इंप्रेशन चला जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं वो वहां पे आपकी प्रोफेशनल लुक अपीलिंग होनी चाहिए। उसके अंदर आपके क्लोज शूज बड़े मैटर करते हैं। आपकी क्या कहते हैं शूज, क्योंकि वो आप बड़ी दफा इंटरव्यूज के अंदर चीज नोटिस होती है कि वो ओपन आप फैंसी चप्पल सैंडल वो चीजें अच्छी रेट नहीं की जाती। क्लोज शूज जिस तरह पंप्स हो गए, कुछ हील्स क्लोज हील्स होती है, वो चीजें अच्छी होती है। प्रेफरेबली लाइट कलर शलवार कमीज हो, ये अच्छी होती है। और अगर आप ये क्या कहते हैं दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो फॉर्मल सूटिंग पेंट कोट्स हैं फिर वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर ब्लेजर्स यूज कर सकते हैं आप। इवन के प्रिंटेड ये क्या कहते हैं, अगर मौसम पे भी डिपेंड करता है, अगर तो अभी आज जैसे गर्मियां चल रही है तो आप उसके ऊपर ब्लेजर्स नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आपकी सर्दियों के अंदर कोई इंटरव्यू आ जाता है तो उसके अंदर आप अच्छी शलवार कमीज पहन के बंद जूते पहने और उसके ऊपर एक ब्लेजर रखें, कोट वो पहन सकते हैं। एक स्वेटर हो जो जर्सी टाइप जिसको कहते हैं, जो बटन होता है, उसके अंदर ज्यादा प्रिंटेड ना हो, सिंपल हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो अपील जो आपको फॉर्मल और प्रोफेशनल लोग से क्लोज लेकर जाए, वो चीजें बेसिकली फीमेल के लिए होनी चाहिए। इसी तरह मैन का भी अगर मैं अगर डिटेल में जाऊं तो जैसे टू पीस सूट होता है तो एक तो बड़ा क्लियर कट होता है विद क्लोज बूट्स। सिमिलरली मेल की अगर वो शलवार कमीज में जाना चाह रहे हैं, अगर उनको पता है कि इस तरह का आगे कल्चर है, तो स्टिल अगर आप सिंपल शलवार कमीज में ना जाए, शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट या कोट को प्रेफर करें, और जूतों के ऊपर या तो क्लोज शूज के ऊपर जाए या जो खेड़ी प्रॉपर जो क्लोज होती है उसके साथ जाए। ओपन सैंडल ओपन चप्पलों के अंदर ना जाए। इंटरव्यूज में अगर आपका फोटो विजिबल है तो वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं देता। तो ये जहाँ पे था। मूविंग अपॉन द नेक्स्ट, अब जो मेन चीज आ जाती है, आपने प्रेजेंटेबल भी हो गया, आपने तैयारी भी कर ली, मेन चीज इज कम्युनिकेशन और वर्बल डिलीवरी। अभी कम्युनिकेशन की बेसिकली दो चीजें, एक नॉन वर्बल एक वर्बल। अब कम्युनिकेशन में हम वर्बल डिलीवरी के ऊपर बात करने लगे। वर्बल डिलीवरी के अंदर बहुत सारी चीजें, जिस तरह आपकी क्लैरिटी आ जाती है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज समझ आ रही है, मैं इतना नर्वस तो नहीं हूँ कि मैं अपने मुंह में ही बोल रहा हूँ और मेरे जो इर्द गिर्द जो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं उनको आवाज ही नहीं जा रही, उनको बहुत दबी दबी आवाज जा रही है और उनको फोकस करना पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेकेंडली, जिस रूम में आप जा रहे हो उस रूम को आप एक्सेस करें। नॉर्मली कॉन्फ्रेंस रूम्स में अगर होता है, नॉर्मली तो शॉर्ट रूम्स होते हैं, इतना इशू नहीं होता। बड़ा रूम है, आपके इंटरव्यूअर्स दूर बैठे हुए हैं आपसे और आप एक डिस्टेंस में बैठे हैं, तो आप ऊंचा बोलें ताकि उनको इजीली सुनने में आसानी हो, उनको फोकस ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि वो आपकी आधी बातें सुन रहे हैं और आधी बातें सुन ही नहीं रहे। सिमिलरली देर इज अ टर्म कॉल्ड फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, जब आप बात कर रहे हो तो सो और आपके रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं, दैट्स व्हाई सो बट, ये चीजें जो होती हैं ये आपके फिलर वर्ड्स होते हैं। अब फिलर वर्ड्स डज नॉट गिव अ वेरी गुड प्रोफेशनल लुक। जब आप पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस लेते हैं और इस तरह की चीजों के ऊपर वर्किंग करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर मेन पॉइंट ही आपको ये बताया जाता है
कि इट्स वेरी ओके टू टेक अ पॉज। आप बात कर रहे हैं, आप बीच में रुक सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं और फिर अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं। वो एक, और अगर आपने कुछ सोचना है तो प्रॉपर थिंकिंग टाइम ले सकते, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं। लोग उसके अंदर हेजिटेट होते हैं कि मैं अगर सोचने लग गया ये हो जाएगा गलत। इट डज नॉट गिव अ बैड इम्प्रेशन। आप तसल्ली से अपना टाइम ले, रुके, तहम्मुल से बोले। स्पीड इज नेवर गुड। अगर आप तेजी से बोलने लगेंगे, तेजी में बोलने में एक तो आप गलतियां करेंगे, तेजी में बोलने में आपकी लैंग्वेज में इशू आएगा, तेजी में बोलने में अगले वाले को समझ नहीं आएगा और आप फेलर वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आप तसल्ली से बोले, रुक रुक के बोले। उससे क्या होगा कि आपका जो स्पीकिंग लैंग्वेज होगी वो बड़ी प्रोफेशनल साउंड करेगी। जब आप तसल्ली से आराम से बगैर किसी इसके बगैर बोलेंगे, बगैर किसी फिलर वर्ड्स के, और ये जो आ की साउंड ड्रैग हो जाती है अक्सर हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर से एलिमिनेट हो जाएंगी। तो इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। अब नाउ क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे ठीक करें। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा हल है कि आप एक, अगर शीशे के सामने आपने खड़ा हो जाना है, आपके पास कोई नहीं है किसी को स्पीच सुनाने के लिए, किसी से बात करने के लिए, ये नहीं है, आप शीशे के अंदर खड़े हो जाए, अपनी कोई स्पीच प्रिपेयर कर लें, कोई चीज लिख लें, और वो आपने शीशे में अपनी आंखों से आंखें मिला के बात करें। दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। और वहीं पे आपने उस चीज को देखना है कि आप एक मोमेंटम में स्लो स्पीड के साथ जा रहे हैं। इवन कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने आप को सुनिए। 2 मिनट की आप स्पीच दें, शीशे के सामने खड़े होकर, आंखों से आंखें मिला के देखने, आई कांटेक्ट नहीं लूज करना, क्योंकि दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये आपका आई कांटेक्ट जब आपका बिल्डअप होगा, तो यही चीज आपकी क्या कहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और आई कांटेक्ट, यही चीज जाके जब आप पैनल इंटरव्यू में बैठे हुए होंगे, तो यही चीज आपका, जब आपने पैनलिस्ट के साथ, अपने इंटरव्यूअर्स के साथ आई कांटेक्ट करना, तो उससे उनको भी पता चलेगा यार एक कॉन्फिडेंट बंदा। सिमिलरली आपकी ये चीज इंप्रूव हो, और उसको बाद में आप सुनेंगे तो उसको प्रूफ रीड करेंगे, कि देखेंगे कि उसके अंदर आपने कहाँ फिलर वर्ड यूज किया, कहाँ आपकी लैंग्वेज की गलती हुई, कहाँ आपने गलत वर्ड यूज किया, और कहाँ आप बहुत तेज हो गए। तो उन चीजों को फिर ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि यार ये गलती है, इस चीज को मैंने इंप्रूव करना है। फिर नेक्स्ट टाइम में जब आप सिमिलर प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपने उन चीजों को इम्प्रूव करते जाना है। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें आप फिलर वर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो आपकी लैंग्वेज की मिस्टेक्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, और अपनी स्पीकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को, आई कांटेक्ट वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, आप क्वेश्चंस डालते हैं चैट बॉक्स के अंदर, मैं एट द एंड आके इनको फिर वन गो में फिर एड्रेस कर देता हूँ। अच्छा, कंसाइज एंड रेलिवेंट। देखें, जो भी इंटरव्यू लेने बैठा हुआ है ना, वो या तो किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा हुआ है। बहुत सी जगहों पे अगर आप फाइनल स्टेजेस में चले गए तो वहां पे CXOs बैठे होते हैं, कोई CFO बैठा हुआ है, कोई CEO बैठा हुआ है, कोई CTO बैठा हुआ है, कोई VP एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू लो। अगर तो आप उनके साथ इररेलेवेंट बात को घुमाने की, सिर्फ स्पीकिंग के लिए कि यार मैं थोड़ी देर बोलता रहूं, वो बात को लंबी करेंगे, वो बोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। आपका अगर किसी का भी, आपका थोड़ी सी भी हायर पोजीशन के साथ बात करने में, मतलब आपका वर्क एक्सपोजर रहा है, तो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द क्रक्स। आपने टू द पॉइंट बात करनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी जो इनकम्प्लीट हो। ना दिस इज अनदर, कह लें कि पार्ट ऑफ, मेरा एक स्किल है जो आपने सीखनी है, कि आपने कंसाइज बात करनी है और बड़ी ऑथेंटिकेट बात करनी है, जिसके अंदर सारा नॉलेज। अब कहने को डिफिकल्ट है, लेकिन इट्स वेरी इजी। आपकी जो समरी है ना, बेसिकली आपने उसको बताना है। और ये, इसको मैं अपने पिछले वाले पॉइंट से कनेक्ट करूंगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसको जनरली आंसर कर देना, जनरली टू द क्रक्स आंसर कर देना है, जिसके अंदर समहाउ आपकी कोई एक स्किल हाईलाइट होगी। आप उसके एंड पे आपने क्यूरोसिटी छोड़ देंगे। जब आपने उसके एंड में क्यूरोसिटी छोड़ देंगे, तो अगर तो वो इंटरेस्टेड हुए, नॉर्मली क्यूरोसिटी जब आप छोड़ देते हैं, एक लूप, एक पॉइंट छोड़ देते हैं अनअटेंडेड, तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होता है, वो आपको फिर क्वेश्चन उसके रिलेटेड करता जाता है। तो समहाउ वो आप ही एक ही टोन में नहीं बोलते गए,
आपने बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया, एक क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अनअटेंडेड क्यूरियोसिटी वाले पॉइंट पे छोड़ा, जिसके थ्रू क्या हुआ, उसी टॉपिक पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए। तो 2 से 3 क्वेश्चन भी हो गए, आपकी बात भी हो गई, और ये सारी चीजें आपने एड्रेस भी कर। लेकिन आपने टू द क्रक्स रहना है। फॉर एग्जाम्पल उनके लिए अगर तो वो आगे डिटेल में नहीं गए तो समझ लें वो क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यूज एंड व्हाट आर नॉट। तो आपका भी फोकस फिर उन्हीं पे होना चाहिए। अगर तो उनके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको लंबा करते जाएंगे तो फिर वो बोर होंगे आपसे। वो कहेंगे कि यार अगर कल हम इसको किसी कस्टमर के साथ बैठा देते हैं, किसी मीटिंग में बैठा देते हैं, ये तो मीटिंग में सबको बोर कर देगा। मीटिंग में ये इररेलेवेंट के बातों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और टू द पॉइंट बात नहीं करेगा। बिकॉज नॉर्मली मीटिंग्स आर अबाउट कि यार आपने जनरली इन शॉर्ट बताना है कि ये मसला है, इस चीज को कैसे एड्रेस करना है, वो पॉइंट्स लेने हैं, और इसको मतलब ये सोल्यूशन है। इस तरह की बेसिकली कॉर्पोरेट आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। नॉर्मली चीजें अप एंड डाउन भी होती हैं, फिक्स्ड कल्चर नहीं होता इंटरव्यूज के अंदर। लेकिन ये हम वो कह लें कि बेस्ट पॉसिबल जो इंटरव्यूज का कल्चर है वो यही है। अगर आपको रूम नजर आ रहा है कि आपके इंटरव्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं और आगे सुनने के अंदर, आपको उनकी एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उस कोई आपकी स्टोरी चल रही है, कोई आपकी उस तरह की बात चल रही है, तो आप उस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ आपको नजर आता है कि इंटरव्यूअर्स बहुत हरी में आपसे सवालात कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी क्रक्स, यू नीड टू बी ऑन पॉइंट, यू नीड टू बी फोकस्ड, और वो चीज फिर उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाती है। अब आपने एम्फेसाइज करना है अपनी स्ट्रेंथ्स को। इसमें ये पॉइंट है कि जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोशिश करनी है कि यू हैव टू प्रेज योर स्किल समहाउ। आपने स्टार मेथड को इस तरह यूज करना है कि उस कोई भी क्वेश्चन है उसकी सिचुएशन को ऐसा बिल्ड कर देना है कि एट द एंड आपकी कोई ना कोई स्किल हाईलाइट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ को प्रेज किया जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको क्योंकि देखिए, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग द इंटरव्यूअर्स कि यू आर द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे यू आर द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बार बार हाईलाइट करते जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कम्युनिकेशन वर्बल डिलीवरी के रिगार्डिंग। अब अगर हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन के पॉइंट नॉन वर्बल क्यूज पे। अब नॉन वर्बल के ऊपर मेरी पहले जो मैंने स्पीकिंग स्किल में भी उसकी बात की थी कि आपका आई कांटेक्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आई कांटेक्ट इज अ वेरी की थिंग कि आप अपने इंटरव्यू से आंखें यूं नीचे ना देखें, ऊपर ना देखें। देखिए मैक्सिमम 4-5 बंदे होंगे वहां। अगर आप 4-5 बंदों के साथ भी अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो इट विल बी अ वेरी बैड हिट ऑन योर कॉन्फिडेंस। आपने उनको देखना है और वहां पे उनको मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, तो इट विल बी फेल्ट वेरी अनअटेंडेड। आपने टोटली उसको फोकस होकर देखना है। और जब आप अपना सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आपने अपना मेजर जो आई कांटेक्ट है वो उसके साथ रखना है, लेकिन आपने बाकी सारी ऑडियंस को भी साथ साथ देखना है, ताकि वो भी मतलब यू आर वांट टू एक्ट लाइक कि आप उनको भी एग्री करवा रहे हैं कि जो आप बात करना चाह रहे हैं। सेकेंडली ओपन पोस्चर। पोस्चर आपका बड़ा काम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपकी जो लेग शिवरिंग होती है कि अक्सर आप नर्वस स्टेज में टांग इस तरह हिला रहे होते हैं, अपने हाथों को यूं 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 मोड़ रहे होते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं, उंगलियां दबा रहे होते हैं, ये चीज ये वाला फैक्टर आ रहा होता है। ये चीजें नहीं करनी होती। योर हैंड शुड बी कीनली रेस्टेड लाइक दिस ऑन योर बेली, या आप अपने हाथों को स्ट्रेट करके अपनी लेग्स के ऊपर रख सकते हैं। और आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आप जब एक चेयर पे अपने इंटरव्यूज के सामने बैठे हैं तो बिल्कुल ओपन हो, क्लोज ना हो, आपकी टांगें जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सेफ स्पेस के ऊपर यूं हो ताकि आपके पाँव अलग हो। ओपन पोस्चर कॉन्फिडेंट फीलिंग देता है। अगर आप यही क्लोज हो, टांग के ऊपर टांग रख लिया आपने और यूं हाथ को यूं दबा लिया या यूं रख लिया मतलब फोल्ड करके रख लिया, तो ये एक बड़ी क्लोज फीलिंग देता है, जिससे एक बॉडी लैंग्वेज की नेगेटिव मार्किंग आप कह लें कि होती है। आप अंदर जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप नर्वस, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर सारे ही नर्वस होंगे, लेकिन यू नीड टू एक्ट देयर।
आप जब अंदर जा रहे हैं, आप अपने आप को काम करें, आप अपने फेस के ऊपर एक स्माइल लाएं, आप वॉक करें, आप अंदर हो, आप हंसे, मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बैठे, आप सलाम करें, अगर आपको सलाम हुआ है तो जवाब दें और पूछे उनसे कि हाउ आर यू। इंटरव्यू में आप जितना अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, उतना इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। जितना आप डरते रहेंगे, जितना आप बात कम करेंगे, उतना आपके लिए इश्यूज ज्यादा क्रिएट होंगे। तो आप अंदर जाएं, अगर आपके सलाम नहीं हुआ, आप सलाम करें, आप उनसे पूछें कि हाल, आप मतलब हाउ आर यू। अगर कोई वेदर डिफरेंट है, सही है, आज बहुत गर्मी है, ये है, इस तरह है, हाउ इज योर डे गोइंग, हाउ इज द इंटरव्यू गोइंग। इस तरह के शुरू में आप दो तीन सवाल कर सकते हैं। इट्स वेरी ओपन, वेरी इजी और इट्स कंसिडर वेरी गुड। ठीक है, ये इस तरह के सवाल जब आप करेंगे तो आप उनको भी पता चलेगा कि एक इंगेजिंग पर्सन है, एक अच्छा बंदा है जो मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट, ये आपको बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब वहां पे रूम के अंदर स्प्रेड करवाएगा। और जिससे जो आपके सामने इंटरव्यूअर्स हैं वो भी आपके साथ इंगेज करेंगे, तो आपको इनिशियली इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही उनके बारे में एक कंफर्ट लेवल अचीव हो जाएगा। सेकेंडली मतलब लास्टली हमारे अवॉइड नर्वस जेस्चर। मतलब इसमें वही वाली बात आ जाती है कि आपने कोई भी ऐसा जेस्चर नहीं देना जिसके ऊपर आपके पैनलिस्ट को ये फील हो कि यार ये बंदा नर्वस है। उसके अंदर मतलब कोई भी चीज हो सकती है कि आप अपने नाखूनों को यूं कर रहे हैं, आप अपने हाथों को दबा रहे हैं, आप अपने मतलब टांग को हिला रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं, मतलब आपने एक बड़ा पोस्चर को काम रखना है, तसल्ली से रखना है। जो भी बात हो रही है उसको कामली सुनना है, उस बंदे की तरफ कामली देखना है। आंखें आपने इधर मतलब आई कांटेक्ट आपका लूज नहीं होना चाहिए, आपका पैनलिस्ट की तरफ ही आई कांटेक्ट रहना चाहिए। और उस चीज, सारी चीज को आपने कामली एक पूरे प्रोसेस को लेके चलना है। अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, अब आ जाता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या चीज है कि देखें, अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंटली बोलते रहेंगे तो आपके लिए मतलब द इंटरव्यूज विल गेट बोर्ड। आपका ये बहुत जरूरी एक एक्शन है कि आपने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको बड़ा इम्पैक्टफुली सुनना, बड़ा ध्यान दे के आपने सुनना है। उसके अंदर बिल्कुल मतलब देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक तो उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसको बिल्कुल क्रक्स में ब्रेक डाउन करके आपने लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पे आपको सवाल नहीं समझ आया, आप उसको बोले, वहीं पे बोले कि आई had a confusion, मतलब मुझे सॉरी आई डिडंट गेट यू, आई हैव अ, मतलब कि आप इवन कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पहला पार्ट क्वेश्चन का समझ आ गया, सेकंड नहीं आया, तो आप उसको कह दे कि मुझे फर्स्ट पार्ट यहाँ तक तो समझ आ गया कि ठीक है, आई गेट दैट पॉइंट कि यहाँ तक ये करना है, बट सेकंडली इन व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क इन द सेकंड पार्ट। ठीक है, ये चीज अगर आप उससे कर देंगे तो वो आपको लिए सिंपलीफाई कर देगा क्वेश्चन को, आपके लिए ही आसानी होगी। इसलिए और इसके बाद अगर उस बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं लगी हुई कि आपने क्वेश्चन सुनते साथ फौरी तौर पर उसका जवाब देते रहे, नहीं, नो लीड। अगर आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो आप उसको सुने। 10 से 15 सेकंड इज अ वेरी नॉर्मल टाइम टू टेक एंड प्रोसेस। आज 10-15 सेकंड में अपने आप को कंपोज करें, थॉट्स को लेकर आए, उसको ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज करने के बाद बोलना शुरू। अगर आप रश में फौरन ही बोलना शुरू कर देंगे तो आपकी जितनी रैंडम थॉट्स हैं वो आपकी फौरन बाहर निकल जाएंगी, और आपने ऑर्गेनाइज किया नहीं होगा, आपके क्वेश्चन के जो आंसर है उसके अंदर स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो ऐसे ही आप विदाउट स्ट्रक्चर्ड एक आंसर दे देंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। सेकेंडली, ये हो गया कामली लिसनिंग, इम्पैक्टफुल लिसनिंग। इंटरप्ट नहीं करना। कोई भी बंदा अगर किसी से भी बात कर रहा है, इवन दे आर टॉकिंग इन बिटवीन, यू नो नेवर इंटरप्ट। आपसे क्वेश्चन में बात हो रही है, बेशक आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू के दरमियान एक पॉइंट पे वो हो गया कि मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं सामने से, तो इन बिटवीन मतलब आपने बात कर ली, अगला आप बंदा बात कर रहा है, आपने बीच में एग्रेसिव होकर उसको कट नहीं करना, उसको इंटरप्ट नहीं करना, बात को अपने पूरा हो लेने देना है। उसके बाद वेरी कामली आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। दिस विल गिव अ वेरी सेंसिबल टच, वेरी अपीलिंग एंड वेरी कामिंग टच टू योर पर्सनालिटी।
और ये जो थर्ड पॉइंट है इसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लैरिफाई कर लें। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको अगर 5% भी एम्बिग्युइटी है, आप वहीं पे दोबारा सवाल पूछ लें कि क्या था इस क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर दें और आराम सुकून से सोचने के बाद इसके ऊपर आप जवाब दें। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर कि आपसे जो इंटरव्यूअर्स हैं क्या क्या पूछ सकते हैं जिसके अंदर आप स्टक होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैंने बनाया है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो आ जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब लोग यहाँ पे अच्छा खासा आप सब अपने आप को जानते होते हैं, लेकिन टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन सुनते साथ ही आप भूल जाते हैं कि आप कौन। देखिए, इट्स नॉट अ बिग साइंस टू टेल योरसेल्फ कि अभी मैंने आपको यही सी प्रेजेंटेशन के इंट्रोडक्शन में शॉर्ट सा एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन अपना था जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स मैंने अपनी बताई। अब देखें, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो क्वेश्चन है ना, वो डिपेंड करता है, ये लेंथ टू लेंथ वेरी कर सकता है। अब ये आपने देखना है, ये आपने इंटरव्यू में असेस करना है कि इंटरव्यू आपसे एक लॉन्ग आंसर डिमांड कर रहा है, एक शॉर्ट आंसर डिमांड कर रहा है। अगर तो वो आपसे एक शॉर्ट आंसर डिमांड कर रहे हैं तो आप अपनी रीसेंट 2 से 3 क्वालिफिकेशंस बता के, अपना पास्ट एक्सपीरियंस 2-3 का मेजर बता के, जिसमें आपकी थोड़ी मेन की स्किल्स हाईलाइट हो जाएंगी, आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि मैंने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे कि आई हैव डन माय बैचलर्स, और आपने एक सीक्वेंस में रखना है, बेशक रिसेंट टू ओल्ड पे जाए या ओल्ड टू रिसेंट आए, लेकिन सीक्वेंस पर हर चीज में वही होना चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपका, मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन था वो अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया, और मतलब अब मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस ही एक है वर्क प्लेस का, उससे स्टार्ट किया जो प्रोफेशनल, कि आई एम राइट नाउ वर्किंग एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन नोएडा। ठीक है। फिर अगर मैं अपनी डिग्री के ऊपर आ रहा हूँ तो मैंने अपनी 2 डिग्रीज को एक्सप्लेन किया, उनमें से अपनी पुरानी वाली को पहले किया जो मैं अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ, और फिर जो अभी करेंटली परस्यू कर रहा हूँ उसको बाद में एक्सप्लेन किया कि आई एम, मतलब माय नेम इज Sarnaim. I'm doing, I have done my bachelor's in public administration from Qaid Azam University, Islamabad. Right now, I am pursuing MPhil in governance and public policy from National Defense University. तो ये एक बड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर इसी को आपने प्रोलॉन्ग करना है तो आप फिर अपनी सेकेंडरी एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इनिशियली एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर फिर अपने, जैसे कि आप फ्रेशर्स का इंटरव्यू था, जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ कि जब मैंने अपना एयरटेल में इंटरव्यू दिया था, जो मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन कराया था वो क्या था। मैंने उनको बताया कि माय नेम इज सादनी एंड आई वाज बोर्न in my hometown, Shorkut, Kent. I was raised in Rawalpindi. I have done my schooling from City Public School, and after that, I pursued FSc in pre-engineering from Punjab Group of Colleges. After which, I took admission in public administration BS program, public administration in Qaid Azam University, Islamabad. During the 4 year tenure of my degree, I have participated in many curricular and co-curricular activities which have different enhanced my communication skills, my public speaking skills, my management skills, and my leadership skills. अब यहाँ पे लाके मैंने ये चीज को छोड़ दिया। अब इसके बाद मतलब कि ये चीज मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता था कि मैं अपनी डिग्री, वो अपनी जो सोसाइटल रोल्स थे, जो जो सोसाइटी मैंने फॉर्म की, मैंने हेड की, उन सब की फॉर्मेशन में ले जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे लाके अपने इंटरव्यूअर्स हैं उनके लिए क्यूरियोसिटी छोड़ दी कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, और मैं अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव कर गया। दैट वाज कि I have during the period of my 4 years in degree, I have done my 2 internships. Firstly, I did my internship in an environment protection agency. During that, this, and secondly, my internship was with the Drug Regulatory Authority of Pakistan, in which I worked in the admin and finance section and performed this. तो ये सारी चीजें करके मैंने अपना 1 से 2 मिनट का मुझे टाइम दिया गया था, मैंने अपना विद इन 1.30 सेकेंड अपना इंट्रोडक्शन को रैप अप कर दिया। सो इससे भी लंबा इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी स्कूलिंग को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये डिपेंड करना है, ये आपने जाके अपने
जब इंटरव्यू का रूम में बैठेंगे तो आपने असेस करना है कि आपको कितना टाइम दिया गया, मतलब यू नीड टू असेस इट। आपने उसकी बेस पे आपके इंट्रोडक्शन का एक पूरा लॉन्ग फॉर्मेट तैयार होना चाहिए। पहले आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का लॉन्ग फॉर्मेट तैयार करना है, ये मैं आपको प्रिपरेशन स्टेज का स्टेप बता रहा हूँ। उसी के अंदर से आपने मतलब आपने एक 3-4 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार करना है। उसी 3-4 मिनट इंट्रोडक्शन से आपने एक दो से तीन दो 1 से 2 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार करना है, और उसी में अंदर से आपने एक 30 to 60 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन तैयार करना है। ये चीज बड़ी नेसेसरी है, क्योंकि यू नेवर, और आपके तीनों इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल जुबानी पानी की तरह याद होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका जहां पे आपको जो टाइम मिले आप वो वाला इंट्रोडक्शन अपना स्पीडीली बोल दो। सेकेंडली, आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है, और ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू, समहाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से लिंक्ड है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की जो गेम है वो ये है कि आपने अपनी पर्सनालिटी को असेस करना है, और आपने 3 से 4 टॉप स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करके उसके ऊपर वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। और इसी तरह 3 से 4 वीकनेसेस के ऊपर उसका क्वालिटी सेट बना लेना है, कि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल है, आपकी लीडरशिप स्किल है, आपकी मैनेजमेंट रोल है, आपकी कोई क्या कहते हैं, स्पीकिंग स्किल्स है, रिटर्न स्किल्स है, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ्स में आ जाती है। कोई वीकनेस है, रेज इश्यूज है, रैपिड डिसीजन मेकिंग है, ये चीज आपकी फिर वीकनेसेस में आ जाती है। ये मिनिमम 5 होने चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स, मिनिमम 5 होने चाहिए आपका वीकनेस। ये स्किल सेट आपका रेडी होना चाहिए। फिर आपने जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपने जब जेडी देखी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, उसका रोल देखा, उस रोल के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपकी कौन सी जो स्ट्रेंथ है वो टॉप पे आती है। तो उन 5 में से आपने टॉप 3 को अपने रेडीली रेडी रखना है। सिमिलरली वीकनेसेस जो सबसे लेस इम्पैक्ट डालती हैं उस जेडी के ऊपर, वो आपने रेडी रखनी है। स्ट्रेंथ्स वो जो सबसे मैक्सिमम इम्पैक्ट डालती हैं, वीकनेसेस वो जो आपसे सबसे मिनिमम इम्पैक्ट डालती है। ये चीज को लेके चलना है। और सिमिलरली जब आप सेकंड क्वेश्चन पे आए, व्हाई शुड वी हायर यू, इसके अंदर आपने बेसिकली तो अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लेन करना है। स्ट्रेंथ्स के साथ अगर जो उस जेडी से अलाइंड कोई स्किल्स है, कोई टेक्निकल स्किल है, उन चीजों को एक्सप्लेन करना है कि यार अगर मैं ये करूँ, मेरी डिग्री की आपकी है, तो डिग्री में मेरा ये था, मैंने इसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन बिल्ड की, मेरी ये स्किल डेवलप हुई, मेरे अंदर ये चीज है जिसकी वजह से आपको मुझे हायर करना चाहिए। उसके बाद हमने इस चैलेंज वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी टैकल किया है, जो स्टार मेथड है। उसके अंदर चैलेंज वाले के अंदर आपने एक सिचुएशन ऐसी बनानी है, उसके बाद टास्क ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपकी 3 से 4 स्किल्स अच्छे से हाईलाइट होगी। और जब आपसे 5 से 6 साल का क्वेश्चन किया जाए, तो उसको आपने बड़ा सीरियसली एड्रेस करना है। उस 5 से 6 साल को आपने जो कंपनी का मिशन या विजन स्टडी किया था, समहाउ ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसके साथ आपने अलाइन करना है। सेकेंडली, आप अपना कोई पर्सनल 5 साल का एक्सपीरियंस भी फैमिली वाइज भी बता सकते हैं, वो भी इतना मतलब कि आपके कह लें कि बुरा नहीं समझा जाता। अब दोनों चीजों को मिला के अगर एक कंपोजिशन आंसर की बनाएंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो ये आपके हमारे कॉमन क्वेश्चंस एड्रेस हो गए। अब जनरली इसको कंक्लूड भी करते हैं और डूज एंड डोंट के ऊपर भी आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नो मैटर आप जहां भी जा रहे हैं, आपने कॉन्फिडेंट रहना। आपका आपने कभी भी क्या कहते हैं इंटरव्यू के अंदर खुद को कभी भी लेट डाउन नहीं करना है कि पता नहीं कितना एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आ गए, ये आ गया। देखिए, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, डोंट वरी अबाउट अदर्स। सो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपके पास स्टोरीज अपनी प्रिपेयर होनी चाहिए, ऐसी स्टोरीज प्रिपेयर होनी चाहिए जिनकी अपनी स्किल्स, जो आपकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, जो आपकी स्किल्स को हाईलाइट करें, जो आपको एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को बूस्ट करें। सेकेंड, थर्डली, आपने प्रोफेशनली ड्रेस करना है। और उसके बाद, फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरव्यू दे दिया, तो उसके बाद अगर वीक तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको जो एचआर एग्जीक्यूटिव मेल कर रहा था सारी चीजों के लिए, आप उससे फॉलो अप कर सकते हैं कि क्या बना क्या नहीं बना, ताकि उनको पता चले कि यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर आपको एक पोजीशन ऑफर हो रही है तो यू आर आल्सो इंटरेस्टेड, दिस आल्सो गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। डोंट्स में क्या है कि आपने कभी भी नेगेटिवली नहीं बोलना।
इंटरव्यू के अंदर आपके मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई और जॉब छोड़ के किसी दूसरी की तरफ आ रहे हैं, वहां से आपको वहां इस वाले सिनेरियो में आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में। जब आपको पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे तो यू नेवर एवर टॉक रॉन्ग अबाउट। आपने हमेशा क्वेश्चन को इस तरह मोल्ड करना है कि आई वॉन्ट टू गेट अ डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट योर कल्चर। ये तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डाइवर्सिटी, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग। कभी भी अपनी पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी। जब भी आप नेगेटिव बात पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में करेंगे वो आपको बहुत बुरा हिट डालता है। और इसी तरह आपने वो जो हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था कि ऑफ टॉपिक नहीं होना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये ना हो कि आप जब भी इसको एक्सप्लेन करने चले तो आप इतनी डेप्थ में चले जाएं कि आप वो राइट लेफ्ट निकल जाए और जो मेन क्रक्स था, मेन क्वेश्चन था, वो आपका रह गया। और क्वेश्चंस हमेशा पूछे, दो तीन पूछे जॉब, इवन यू नो द आंसर कि आपको पता है यार जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, स्टिल आप वहाँ इंटरव्यू में बैठ के आप वहाँ पूछ रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन और नहीं समझ आया, आप वहाँ बैठ के पूछ रहे हैं व्हाट विल बी माय रोल इफ आई एम हायर्ड एज दिस पोजीशन, व्हाट विल बी माय सैलरी, व्हाट विल बी माय perks and benefits। ये चीजें आपने वहां पे लाजमी पूछ के आनी अगर आपको कोई और सवाल नहीं मिला, ठीक है। और नेवर एवर lie during an interview because that is a something कि मतलब वो जब एक्सपोज हो जाएगी तो वो इंतहाई बुरी तरह आपकी इंटीग्रिटी पे हिट करेगी। सो आपने टू कंक्लूड इंटरव्यू को कैसे यूज करना है, यू नीड टू बी थॉरोली प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड इंटरव्यू। यू नीड टू हैव अ वेरी 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 क्लियर कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन विल बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तब यू विल बी गेटिंग गारंटीड सक्सेस। और कभी भी इंटरव्यूज परफेक्शन के बारे में नहीं होते। इंटरव्यू बहुत दफा ऐसा हुआ है कि सीवी के ऊपर, पेपर के ऊपर एक कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग लग रहा होता है, लेकिन वंस दे कम एंड गिव इंटरव्यू उसके बाद थोड़ी पूरी सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। Interviews are never about perfection, they are about authenticity and confidence। आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू अपना एक बेस्ट वर्जन शो करना होता है कि दिस इज व्हाट यू विल गेट व्हेन यू विल हायर। दिस इज ऑल अबाउट इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो जो मिस हो गए हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। एंड इफ एनीवन एल्स इवन हैव क्वेश्चंस तो आप चैट बॉक्स पे पिन करते जाएं, मैं फिर उसको साथ साथ एड्रेस करता जाऊंगा। अच्छा जी, तो गर्ल्स ड्रेसिंग सेंस की बात हमने कर ली थी। उसके बाद आ गया शुड वी आंसर द क्वेश्चंस जस्ट एज लिटिल एज पॉसिबल, शुडंट वी टॉक इन डिटेल अबाउट द आंसर। ठीक है, देखिए ये बात मैंने थोड़ी सी एड्रेस करने की कोशिश की थी और मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन जब आपसे पूछा गया तो आपने पहले उसके क्रक्स को हिट करना, फौरी तौर पे क्वेश्चन के क्रक्स को हिट करना है और इम्पोर्टेंट जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपने दे दी। वंस यू हैव हिट द योर टारगेट, यू हैव टोल्ड व्हाट वाज डिजायर्ड टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू, आप उसमें एक क्यूरियस पॉइंट छोड़ दें कि मतलब कोई भी एक चीज अनअटेंडेड छोड़ दें बिल्कुल एंड के ऊपर, ठीक है। और जब आप वो छोड़ देंगे, अगर तो इंटरव्यूअर उसके अंदर इंटरेस्टेड होगा वो अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर आप थोड़ी सी और डिटेल में चले जाए क्योंकि इट इज द सेकंड क्वेश्चन है द सेम टॉपिक, तो आप फिर थोड़ा सा डिटेल में चले जाए। और लेकिन अगर तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा, आपने एक चीज छोड़ी भी, लेकिन उसने फिर भी स्टिल क्वेश्चन नहीं पूछा, तो यू नीड टू नो कि वो उसमें इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं था। आप, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिल्कुल वन वर्ड शॉर्ट वन लाइनर्स, देखिए आपका जब सवाल का जवाब होगा वो 2-3 लाइनर्स ऑलमोस्ट होगा, आप प्रॉपर टाइम देंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर होगा कि अच्छा आपका ये सवाल था, ये इसका जवाब है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के आप जवाब देंगे 2 से 3 लाइनों के अंदर मिनिमम। लेकिन वो जो सारी बात होगी वो क्रक्स के रिगार्डिंग रिवॉल्व करेगी। किसी भी बात के अंदर आपने अगर स्टोरी बताते बताते आगे पीछे राइट लेफ्ट गए तो वो आप अपना मेन पॉइंट मिस कर सकते हैं नर्वसनेस और इंटरव्यू में। तो इसीलिए आपने क्रक्स के ऊपर स्टिक रहना है।
आई होप आई हैव एड्रेस ये क्वेश्चन। स्टिल अगर है तो कुछ भी अगर आपका पेंडिंग है तो आप दोबारा उसको पूछ सकते हैं। अच्छा, but if we go for a job interview at an organization where we had our internship, uh, इसमें आप ये पूछना चाह रही है कि आपने जहाँ पे इंटर्नशिप की वहां पे आप जॉब इंटरव्यू देने गए। तो अगर तो यही सवाल है, जो अगर मैं सही समझा इसको, तो लेट प्लीज करेक्ट मी इफ आई गॉट इट रॉन्ग, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गए हैं जहाँ पे आपने प्रीवियसली एक जगह इंटर्नशिप की थी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू विल बी नोइंग अ वेरी लॉट अबाउट कि जो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, यू विल हैव समथिंग अबाउट हिम और हर। आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता है, आप बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। आप जब अंदर जाएंगे तो आपने ऐसे एक्ट नहीं करना हर चीज में कि आपको सब पता। यू नीड टू बी क्यूरियस। और आपने उनको कहीं, मतलब देखिए, इंटरव्यू एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी, इवन दो कि अगर वो आपको जानते हैं, यू नेवर गिव, आपने पूरा फॉर्मल वे में उस चीज को चलाना है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने कहीं भी ये फील नहीं कराना कि ये बंदा आपको पहले जानते हैं या आप उस बंदे को पहले जानते हैं। ठीक है। आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रॉपर जिस तरह वो क्वेश्चन लेके चल रहा है, आप उसके क्वेश्चंस को फॉर्मली एड्रेस करेंगे। आपको एक स्लाइट एडवांटेज ये होगा कि चूंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रह के आए हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से वाकिफ है, तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को उस तरह टेलर कर सकते हैं। ठीक है। तो इट विल बी अ प्रो फॉर यू कि अगर आप उस जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, बस आपने जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेमिलियरिटी को उस तरह से शो नहीं करना, लेकिन ड्यूरिंग द आंसर्स आपने क्वेश्चंस को उनके मिशन, क्योंकि यू विल नो बेटर कि कौन सा बंदा किस तरह क्या कहते हैं परसीव करता है। तो आपने उस चीज का बेनिफिट पूरा उठाना है कि आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को उस तरह करना है। और आपको पता होगा कि उनको लंबे सवालों को, मतलब आप वो टू द पॉइंट्स बात सुनने की आती है, लंबे जवाब सुनने की आती है। तो आपने अपने आंसर्स को उस तरह मोल्ड करना है, अपनी वैल्यूज अपने मिशंस को उस तरह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। ये सारी चीजें लेके चलनी है। अच्छा, next question. At the end of the interview, they ask if I have some question to ask. What type of these questions will? ठीक है। During the interview आपके अगर कहीं पे भी कोई सवाल आए तो you should note down. At the end अगर आप कोई questions नहीं भी आए ना, आप जॉब रोल को पूछ लो कि अगर मैं इस चीज की जगह पे हायर हो जाता हूँ तो मैं क्या रोल परफॉर्म कर पाऊंगा, मेरी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट होगी फिजिकली, और मैं उस पर फिर मेरी क्या बेनिफिट्स होंगे, मुझे उसके रिवॉर्ड में क्या मिल रहा होगा, मेरा सैलरी पैकेज टाइप क्या होगा, वो जॉब फ्लेक्सिबल होगी, टाइमिंग्स क्या होगी। इस तरह के आप 4-5 सवाल पूछ सकते हैं, क्या कहते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प आउट, मतलब कि जो आपको एक इंगेजिंग पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर देगा। फ्रेशर्स सीवी, गाइड अबाउट फ्रेशर्स सीवी। देखिए, फ्रेशर्स की सीवी के अंदर आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में बड़ी कोशिश करनी है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का पार्ट बने, आप डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट बने, क्योंकि फ्रेशर्स के अंदर जो भी एक्सपीरियंस और जिस भी चीज को आप मेंशन कर सकते हैं, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के उस पोर्टफोलियोज को मेंशन कर सकते हैं। सीवीज के अंदर आप अपनी एजुकेशन को मतलब अगर तो आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको टॉप पे लिखें, अगर नहीं है तो एजुकेशन से स्टार्ट करें। एजुकेशन के बाद अपनी जो सोसाइटी के रोल्स फिगर्स हैं उनके ऊपर आए और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अगर आप सोसाइटी के इस रोल में या इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो आपने उसमें क्या क्या चीजों को एग्जिबिट किया। और थर्डली, आपने अगर कोई सर्टिफिकेशंस की है तो उन सर्टिफिकेशंस या कोई अचीवमेंट्स हैं उनको मेंशन करें। फ्रेशर्स की सीवी में यही 3-4 चीजें हैं जिनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए, क्वेश्चन डन हो गया। इज इट नेसेसरी टू अटैच पिक्चर? नो, कोई जरूरी नहीं है। यू कैन अटैच इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। यू कैन अटैच योर पिक्चर ऑन सीवी, ठीक है। यू डू नॉट अटैच योर पिक्चर ऑन द सीवी, कोई इशू नहीं है। आपका सीवी का फॉर्मेट, सीवी में डिटेल्स पूरी होनी चाहिए, सीवी में पिक्चर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। वॉलंटियर वर्क बिल्कुल आप लिख सकते हैं, वॉलंटियर एक्सपीरियंस करके बिल्कुल उसके अंदर जितना वॉलंटियर वर्क है जिस जिस रोल में है आप बिल्कुल सीवी के ऊपर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बल्कि इवन फ्रेशर्स की सीवीज में देखें और कुछ भी नहीं होता, उसका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस होता है, उसकी एजुकेशन होती है, वॉलंटियर वर्क्स होते हैं कि उन्होंने यही देखना होता है कि ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, ड्यूरिंग द एजुकेशन वो कितना एक्टिव था, कि वो
कितना कम्युनिटी रोल्स में इन्वॉल्व था, कितनी उसने अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन जाके चीजों को इनहेंस किया, क्योंकि कॉर्पोरेट्स थिंक कि भाई अगर इस बंदे ने सोसाइटीज के अंदर पार्ट लिए तो उसकी स्किल्स जो है वो जो एक नॉर्मल सिंपल एजुकेशन वाला बच्चा है उससे ज्यादा डेवलप हुई भी होगी। तो ये चीजें आप लाजमी मेंशन करें, दिस विल गिव अ वेरी गुड लुक ऑन योर सीवी। तो थिंक दैट्स इट फॉर द सेशन। किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज इट द डिग्री, सीजीपीए और स्किल्स मोर प्रेफरेबल इन गेटिंग द जॉब? ये बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है जॉब कौन सी है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सेटिंग्स है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिग्री को बहुत मैटर करती है और सीजीपीए को, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने फिल्टर ही ये लगाया हुआ है कि यार सीजीपीए इतने से ऊपर होगा तो हम बचा रखेंगे। दीज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सारी चीजों को साइड पे कराया हुआ है कि हमें नहीं फर्क पड़ता क्या किस यूनिवर्सिटी से डिग्री की भी है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि इतना सीजीपीए है, हमें फर्क पड़ता है काम कितना आता है, बोलता कैसा है, स्किल्स क्या है, हमारा जो काम है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये दोनों चीजें इस टाइम मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और मैंने देखी भी है और मैंने ये फेस भी किया है कि कहीं पे स्ट्रिक्टली मतलब कि आपकी सारी चीजें क्लियर है लेकिन सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंटेशन के इशू है कि सिर्फ ये डेट ऊपर नीचे और आपको वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं कि यार आप बाकी सब कुछ ठीक है, आप ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है, आपको इंटरव्यूअर्स ये बता रहे हैं, मतलब आपका जो वो डिपार्टमेंट है वो ये बता रहे हैं कि यार अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की इस डेट का इशू ना होता तो हम आपको रख लेते। ये चीज भी फेस की हुई है। और कहीं पे ना डिग्री है ना कुछ है और आपकी डायरेक्ट हायरिंग हो रही है सिर्फ आपके एक जॉब इंटरव्यू या किसी स्किल या किसी प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस टाइम मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट्स वाई यू आपने कहीं पे भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं समझना, कहीं पे भी अपने आप को डाउट नहीं करना। हमेशा जहां भी जाए अपने तरफ से बेस्ट देके, अपनी तरफ से फुली कॉन्फिडेंट रहे और जितना कॉन्फिडेंस आप एग्जिबिट करेंगे आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो उसको आपने बाद में देखना है। कोई इशू नहीं है मतलब ये क्वेश्चन है व्हाट इफ वी गो फॉर अ स्किल्स जॉब नॉट रिलेटेड टू द डिग्री। डिग्री और स्किल्स का कोई लिंकेज नहीं है, स्किल्स और डिग्री कहीं ना कहीं आप देखें, डिग्री आप जो भी कर रहे हैं स्किल्स डेवलप करेंगे तो किसी ना किसी बेस पे आपको मिल जाएगी। अच्छी बात है कि आप एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो आज के दौर में डाइवर्स पोर्टफोलियो होना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आप इस डिग्री के साथ आपकी स्किल्स देखिए, स्किल्स ऐसी चीजें हैं जो आप जहां भी जाएंगे जैसे भी जाएंगे जिस जिस स्किल का आपने जिक्र किया है, दीज ऑल अलोन आर फुल होल टाइम डिग्री। आपने कोडिंग का जिक्र किया, आपने एक्सेल जिक्र किया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का जिक्र किया। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ फुल होल फील्ड राइट नाउ। ग्राफिक डिजाइनर्स की प्रॉपर फुल इधर तो सरकारी इदारों में ग्राफिक डिजाइनर्स की पोस्ट आना स्टार्ट हो गई है। और कोडिंग तो पूरा 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 डिपार्टमेंट बैठे हैं जिसके अंदर सिर्फ कोडर बैठाए हुए हैं। तो दिस दीज आर सम काइंड, और एक्सेल भी जो आपकी फाइनेंस है ये है सारा कुछ, एक्सेल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो प्रॉपर अगर आपने एक्सेल को फुल फॉर फ्लेज तो आप अपनी स्किल्स पे डेवलप करें बेफिक्र होके कि क्या डिग्री कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्किल्स आपने अगर अपनी डेवलप करनी है तो स्किल्स बहुत ज्यादा आपको आपका हेल्प करेगी और डिग्री विल बी अ प्लस पॉइंट। स्किल्स और डिग्री का अलाइन करना कोई जरूरी नहीं है, आपका पैशन और स्किल का अलाइन करना बहुत जरूरी है। आई थिंक हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस नहीं है तो हम फिर सेशन को एंड करते हैं।